गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हमने देखा था वर्ण के प्रकार में स्वर और व्यंजन। अब इसके बाद आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वैसे तो हम जानते हैं कि भाई वर्ण को मुख से बोलते हैं, लेकिन वर्णों का उच्चारण वर्ण का उच्चारण जब करते हैं तो मुख के विभिन्न भागों से होता है। जैसे जिह्वा जिसको स्पर्श करके जिस वर्ण का उच्चारण करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। अब जिह्वा किसे स्पर्श करती है? किसी वर्ण को बोलने में कंठ का स्पर्श करेगी, किसी को बोलने में तालु का स्पर्श होगा, किसी को बोलने में दंत का स्पर्श करेगी, किसी को ओष्ठ का स्पर्श करके उच्चारित करेगी। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये सब मुख के विभिन्न भाग हैं। हमारे मुख के विभिन्न भाग हैं ये सब। इनको स्पर्श करके जिह्वा वर्णों का उच्चारण करती है। तो जिह्वा जिस वर्ण को स्पर्श करके वर्ण को उच्चारित करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल देके फिर हम आगे चल रहे हैं। जैसे हमें प बोलना हो, जैसे बोलेंगे प, तो प बोलते समय हमारे दोनों ओठ सट जाएंगे। जैसे बोले प, आप बोल के देखिए, हमारे कहने पे मत आइए, आप स्वयं बोलिए प, और देखिए आपका ओठ दोनों सट जाएगा। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अपने दोनों ओठों को आप 2 अंगुलियों से ऊपर करके बोलिए प। देखिए बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो चूंकि ओठ की सहायता से प का उच्चारण होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। एक मैं एग्जांपल दे रहा था, हम ऊपर कंठ से आएंगे आपको समझने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कंठ। पहले कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, ये है कहाँ मुख में, यह देख लेते हैं। जैसे तालु कहेंगे तो तालु एक पैर में भी होता है, तो पैर से वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं करेंगे। मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए जिह्वा वर्णों को उच्चारण करती है। तो अब पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहाँ है देख लेते हैं। कंठ का अर्थ तो आप समझ रहे हैं, गले में जैसे भगवान शिव विष पी लिए थे, उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। तो कंठ तो सभी लोग समझ रहे हैं। तालु कहाँ है? दांत, जब मुंह आएंगे आ, तो दांत के पीछे ऊपर का भाग जो है वह तालु कहलाता है। जैसे च बोलेंगे तो जिह्वा वही जाएगी। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा का उच्चारण स्थान कहाँ है, या हमारे मुख में मूर्धा कहाँ है? मूर्धा का मतलब मुर्गा नहीं भाई, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा हमारे मुख में है। तो जैसे दांत के पीछे तालु, और तालु के थोड़ा और पीछे आप आके जब जाएंगे तो तालु के थोड़ा और पीछे मुख में जो तालु के पीछे वाला ऊपर का जो गड्ढा होता है, भाग होता है, उसे हम तालु कहते हैं। दंत, दंत का तात्पर्य दांत है। और ओष्ठ, ओष्ठ तो सभी लोगों को मालूम ही है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन भागों को स्पर्श करके जिह्वा वर्णों को उच्चारण करती है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कंठ। कंठ कहाँ है? गले में। तो कंठ से किसका उच्चारण स्थान होता है? क वर। क वर का मतलब क वाली लाइन पूरा, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, और अ, ह, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। यानी कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, अ, ह और विसर्ग। अब देखिए जब बोलेंगे तो जिह्वा हमारा स्थिर रहेगी और वह अंदर से कंठ के माध्यम से जिह्वा वर्णों को निकालती है। जैसे बोलिए क, ख, जिह्वा क्या है? स्थिर है। बोल के देखिए, हमारी बातों में मत आइए, आप खुद बोलिए। ग, घ, अंग, अ, ह, विसर्ग। तो इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान
कंठ कहा जाता है। दूसरा तालु, तालु है कहाँ पहले, जो हमारा दांत है, आप आएंगे तो जो दांत है, दांत के एकदम जस्ट पीछे ऊपर का भाग, जब हम तालु से उच्चारण किसका होता है, च वर्ग का। च वर्ग का मतलब च वाली लाइन पूरा, जैसे च छ छ छ इ। तो तालु से च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। अब जिह्वा जो है वह तालु का स्पर्श करेगी, जैसे बोल के देखिए च। अब जिह्वा कहाँ जा रहा है, हमारे बातों में आप मत आइए, हमारे साथ आप स्वयं मन में विचार करते रहिए, मन में बोलते रहिए और देखिए जिह्वा कहाँ जा रही है। च छ ज कहाँ जा रही है, ऊपर स्पर्श कर रही है। ज झ ई य स। तो छ छ झ झ ई य स को बोलने में जिह्वा तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। मूर्धा, अब मूर्धा कहाँ है, ध्यान देना। मूर्धा भाई जस्ट जैसे अभी हमने दांत के पीछे देखा तालु, तालु के और पीछे जब मुंह आएंगे तो जो तालु के पीछे ऊपर वाला गड्ढा होता है वही हमारा मूर्धा है। तो जब ट वर्ग का उच्चारण स्थान करेंगे तो जिह्वा जो है जी वह मूर्धा को स्पर्श करती है। जैसे बोलिए तो अभी च बोलने में दांत के पास तालु को स्पर्श कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम च के बदले टट्टू वाला ट बोलेंगे, जिह्वा और पीछे जो मूर्धा होता है उसको स्पर्श कर रही है। जैसे ट ठ ड ढ अड़ री रस मूर्धन्य स। अगर आप एक बार हमारे साथ या अभी अभी आप अपने जिह्वा को सीधे रखिए, जैसे आपको बोलते हुए स्थिर रख रहे थे, और बोलिए टट्टू वाला ट, नहीं बोल पाएंगे। बोल के देखिए ना, जिह्वा को आप ऊपर मत छूने दीजिए और नीचे वाले दांत के पास या नीचे उसको स्थिर रखिए और बोलिए ट। बोलिए क्या आप बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब जिह्वा जो है वह मूर्धा को स्पर्श करके ट वर्ग का उच्चारण करती है, इसलिए ट ठ ड ढ अ अर्थात ट वर्ग री रस का उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा है। इसके बाद अगला है दंत। दंत तो हमारे समझ से सबको मालूम है दांत कहाँ है। तो दंत का उच्चारण स्थान, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण जो है वह त थ द ध न ली ल स। अब ध्यान दीजिए, जिह्वा जो है इन वर्णों को बोलते हुए, अब जैसे में तो बोलना है या थ बोलना है, द बोलना है ना, जिह्वा को आप पीछे रखिए, दांत को मत छूने दीजिए। बोलिए तो थ बोल के देखिए, आप बोलिए, हमारे बात पे मत आइए, आप स्वयं बोलिए तो थ। जिह्वा को पीछे रखिए, दांत पे मत आने दीजिए। देखिए क्या आप बोल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। जिह्वा जो है वह दांत को स्पर्श करेगी ही, किसी का दांत कमजोर होगा तो तोड़ भी सकती है। तो जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह दंत है। जैसे त थ द, जिह्वा बार बार कहाँ आ रही है, दांत पे आ रही है। ध न ली ल स। अगर हम दांत पे जिह्वा को स्पर्श न करने दे तो इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दांत से स्पर्श करके जिह्वा इनको उच्चारित करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है वह दंत है। यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण त थ द ध न ली ल स। ओष्ठ, ओठ भी मालूम है कहाँ है, सबके पास है ओठ। तो ओठ से अब क्या उच्चारित होगा, पवर। पवर का मतलब प वाला लाइन पूरा, जैसे प फ ब भ म और ओ भी इसमें आ जाता है जो हमारा स्वर है। तो जैसे अगर हमें प बोलना है, अब इसका उच्चारण क्या है, ओष्ठ। प को बोले और ओठ को न सकने दे, दोनों ओठ अपना आप ऊपर रखिए या उसको उंगली से रखिए और बोलिए प। ओठ मत सकने दीजिए। देखिए क्या आप बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब ओठ से पवर यानी प फ ब भ म का उच्चारण स्थान होता है, और जो हमारा उ स्वर है
इसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही होता है। बोल के आप देखिए, हमारी बातों पे ही ना आइए कि क्या सर जो कर रहे हैं सही है। आप बोलिए स्वयं ब कहिए और ओठ को मत सकने दीजिए। बोलिए ब या भ म, कोई भी वर्ड इसमें से लीजिए ओठ से उच्चारित होने वाले को, और ओठ को मत सकने दीजिए। अपने उंगली से दोनों ऊपर करिए या किसी भी प्रकार से ओठ को मत सकने दीजिए। क्या आप बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। आप स्वयं बोल के देखिए इसी समय। इसके बाद आता है नासिका। अबे नासिका कहाँ है? नासिका का अर्थ है नाक। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनको बोलने में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे इय, अंग, अड़, न, म, यानी प्रत्येक वर्गों का पंचम वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्गों का पंचम अंग, इय, अड़, न, म। प्रत्येक वर्गों का जो पांचवा अक्षर, जैसे क का पांचवा अंग, च का पांचवा इय, ट का पांचवा मतलब पांचवा अच्छा रहता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी 1 2 3 4 5। त का पांचवा न, प का पांचवा वर्ण म, यानी प्रत्येक वर्गों का जो पांचवा अक्षर है अंग, इय, अड़, न, म, इनको बोलने में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका माना जाता है। अब इसके बाद आता है ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ और तालु है, दो है। यानी कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा कि दोनों की सहायता से कैसे बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए। ए बनता किससे, पहले वह देख लेंगे। अब जैसे ए जो हमारा अ धन ई के मिलने से क्या बनेगा? ए। अ और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए। अभी हमने देखा अ का उच्चारण स्थान क्या था? अ का उच्चारण स्थान देखिए क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यानी अ का उच्चारण स्थान कर्ण और ई का उच्चारण स्थान तालु। अ और ई के मिलने से बनता है ए, इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्यों? क्योंकि हमने देखा अ और ई के मिलने से ए बना। अ का उच्चारण स्थान कंठ था, अ का उच्चारण स्थान कर्ण, और ई का उच्चारण स्थान जो है, देखिए ई का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। यानी कंठ और तालु के अ और ई के मिलने से ए बनता है, इसलिए अ और ई मिलके ए हुआ। अ का उच्चारण स्थान कर्ण, ई का उच्चारण स्थान तालु और ई के मिलने से ए हुआ, इसलिए ए यानी ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु। इसी प्रकार से ओ और औ का उच्चारण स्थान भी दो है, कर्ण और ओष्ठ। इसका भी देख लेते हैं। ओ बनता किससे? देखिए ओ जो है अ धन प्लस उ, अ और उ के मिलने से हमारा क्या बनेगा? ओ। अ और उ के मिलने से क्या बनेगा? ओ। अब अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए कंठ है। और उ का उच्चारण स्थान देखिए क्या है? उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसलिए अ का उच्चारण स्थान कर्ण, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसलिए अ और उ मिलकर ओ बनता है। अतः ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। यानी ओ
और अ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। इसीलिए जब हम संधि पढ़ेंगे तो जैसे आता है सूर्योदय या महोदय, तो हम कहते हैं महाधन उदय। अब देखिए यहां से महा का आ जाएगा, यही अ या आ हो, और उदय का उ, यानी अ या आ और उ मिलके ओ हो जाएगा, यानी महाधन उदय बराबर महोदय। इसी ओ से बनता है हमारा। इसके बाद एक और है, छूट गया, यहां तो जगह नहीं, चलिए वही बताते रहे हैं। दंत और ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से जो है वह की व का उच्चारण स्थान होता है। तो यही आज हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान था। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण बताइए, तो प्रत्येक वर्गों का पंचम वर्ण इय, म, अंग, अड़, न। या पूछ ले कि च का उच्चारण स्थान, तो च का उच्चारण स्थान तालु होगा। या कहे कि ब का उच्चारण स्थान बताइए, तो ब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। कहे क का उच्चारण स्थान कंठ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कहेगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। और यस, रस, लस, ध्यान देना, तीनों स, ए तालव्य जो शरीफा स है उसका उच्चारण स्थान तालव, षटकोण स का उच्चारण स्थान मूर्धा, और षड़ का उच्चारण स्थान दंत। यह तीनों बार बार पूछता है परीक्षाओं में, इसको ध्यान देना। यस, रस, लस। ई का उच्चारण स्थान तालु, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसमें से बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क का उच्चारण स्थान बताइए, म का उच्चारण स्थान बताइए, ई का उच्चारण स्थान बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे समझ से आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम संधि देखेंगे। धन्यवाद।